दोस्तों आज हम आषाढ़ का एक दिन को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने अंक एक को नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम लोग अंक दो को पढ़ेंगे। तो अब कालिदास गांव को छोड़कर जा चुका है और कालिदास के जाने के बाद अंबिका बीमार हो जाती है। दोस्तों अंबिका ने घर को संभाल रखा था, अच्छे से रख रखा था, उसकी रिपेयरिंग वगैरह करती रहती थी और मिट्टी को पोदा करती थी दीवार के ऊपर। लेकिन अब अंबिका क्योंकि बीमार हो गई है तो घर का सारा काम किसके ऊपर आ गया? मल्लिका के ऊपर आ गया। और अंबिका के बीमार होने की वजह से घर की हालत बिगड़ गई, घर टूट फूट गया। अब मल्लिका को एक तरफ तो अपनी बूढ़ी माँ की चिंता हो रही है, घर की चिंता सता रही है उसको, और दूसरी तरफ कालिदास के चले जाने का बहुत गम है। तो इस चिंता और गम में ना वो कमज़ोर हो जाती है। एक दिन निशेप आता है वहाँ पर उनका हालचाल पूछने के लिए, और निशेप कालिदास की शिकायत करता है आकर। वो कहता है कि कालिदास उज्जैनी में जाकर गांव को भूल ही गया है, और मुझे दुख है इस बात का कि मैंने कालिदास को उज्जैनी भेजने का प्रयास किया था। मैंने कोशिशें करी थी कि कालिदास उज्जैनी में जाए, लेकिन मल्लिका को इस बात की खुशी थी कि कालिदास ने उज्जैनी में जाकर बहुत से नए काव्यों की रचनाएं करी हैं। यहाँ गांव में रहकर तो कालिदास ने सिर्फ ऋतु संहार को ही लिखा था, लेकिन उज्जैनी में जाकर उसने और भी रचनाएं करी हैं, और भी कविताओं को लिखा है। दोस्तों मल्लिका को निक्षेप से ये पता लगता है कि कालिदास ने उज्जैनी में शादी कर ली है। कालिदास ने उज्जैनी की राजकुमारी से शादी कर ली है जिसका नाम है प्रियंगु मंजरी। मल्लिका कहती है कि कालिदास बहुत स्पेशल इंसान है, वो कोई आम साधारण इंसान नहीं है, और उसकी शादी राजकुमारी से होना उचित है। सही है कि उसकी शादी राजकुमारी से हो गई क्योंकि वो स्पेशल है। निक्षेप इस सब का दोषी अपने आप को मानता है, क्योंकि निक्षेप के कहने पर ही मल्लिका ने कालिदास को उज्जैनी जाने के लिए मजबूर किया था। कालिदास को उज्जैनी जाने के लिए कहा था निक्षेप के कहने पर, और आज इसी निर्देश की वजह से मल्लिका की स्थिति बहुत ही बुरी हो चुकी है। तो निक्षेप अपने आप को दोषी मानता है, वो समझता है कि मेरी वजह से ये सारी परेशानी हुई है। मल्लिका निक्षेप को समझाती है, कहती है कि कालिदास के जाने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। ज़िंदगी में बस इतना ही फ़र्क आया है कि पहले माँ घर को संभालती थी, माँ काम करती थी, और अब माँ के बीमार होने की वजह से मैं काम करती हूँ, मैं घर को संभालती हूँ। बस इतना ही तो फ़र्क आया है, सब कुछ पहले जैसे ही है, कुछ बदला थोड़ी है। लेकिन निक्षेप जानता है कि मल्लिका कालिदास के जाने से बहुत दुखी है। भले ही वो कुछ भी कहते रहे, जाहिर ना करे, बताए ना, लेकिन वो अंदर से बहुत दुखी है कालिदास के जाने की वजह से। तभी बाहर घोड़ों के दौड़ने की आवाज़ सुनाई देती है। निक्षेप खिड़की से झांक कर देखता है तो उसे कालिदास की आकृति दिखाई देती है। दोस्तों कालिदास घोड़े पर सवार पर्वत की चोटी पर जा रहा है, और निक्षेप भी कालिदास का पता लगाने के लिए वहाँ से चला जाता है। तो दोस्तों कालिदास फाइनली अपने गांव में वापस लौट आया है, और निक्षेप कालिदास का पता लगाने के लिए वहाँ से चला जाता है। निक्षेप के जाने के बाद में राज्य की दो कलाकार वहाँ पर आती हैं, और ये दोनों गांव को घूम रही थीं, उस ज़मीन को एक्सप्लोर कर रही थी जिस ज़मीन ने कालिदास जैसे महान इंसान को जन्म दिया है। देखो कालिदास आया तो उसके साथ में बहुत सारे लोग आएंगे ना, पूरा काफिला आएगा। एक कलाकार का नाम है रंगिणी। रंगिणी उज्जैनी के नाटक केंद्र में नाचने का अभ्यास करती है। आसान शब्दों में अगर कहूँ तो रंगिणी डांसर है, नाचती है, ये डांस करती है। और दूसरी कलाकार है संगिनी। संगिनी मृदंग और वीणा को सीखती है। देखो ये होता है मृदंग, और वीणा इसे कहते हैं। इन दोनों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को कौन सीखता है? संगिनी सीखती है। इसके अलावा संगिनी प्रणय गीत यानी रोमांटिक सॉन्ग्स को भी लिखती है। अब ये दोनों बलाएं मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये दोनों काफ़ी ज़्यादा उल्टे सीधे सवाल कर रही हैं, ऐसे सवाल कर रही हैं जिनका कोई जवाब ही नहीं है। उन्हें इस गांव में कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा। वो कहती हैं कि कालिदास जैसे महान इंसान ने यहाँ पर जन्म लिया, कुछ तो ख़ास होगा। लेकिन जब वो एक्सप्लोर करती हैं, घूमती हैं, फिरती हैं, तो उन्हें कुछ भी ख़ास दिखाई नहीं देता। तो इधर आकर मल्लिका के घर की छानबीन करने लगती हैं, उल्टे सीधे सवाल करती हैं जिनका मल्लिका के पास में कोई जवाब नहीं होता। मैंने आपको बताया ना कि ये दोनों इस गांव के बारे में जानना चाहती हैं जिस गांव ने कालिदास जैसे महान इंसान को जन्मा। अब कालिदास इतना ख़ास इंसान है, लेकिन इन दोनों को कुछ भी ख़ास दिखाई नहीं दे रहा इस गांव में। अब जब मल्लिका भी इन दोनों को जवाब नहीं दे पाती तो ये दोनों निराश होकर वहाँ से चली जाती हैं। अब दोस्तों मल्लिका कालिदास की यादों में खो जाती है, कालिदास की यादों में डूब जाती है, और तभी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। दरवाजे पर दो आदमी खड़े होते हैं, अनुस्वार और अनुनासिक। ये दोनों राज्य कर्मचारी हैं, उज्जैनी में राजा के यहाँ पर काम करते हैं।
और ये दोनों मल्लिका के पास में आते हैं ये बताने के लिए कि कालिदास की पत्नी यानी उज्जैनी की राजकुमारी प्रियंगु मंजरी यहाँ पर आएंगी, मल्लिका के घर पर आएंगी प्रियंगु मंजरी। और ये दोनों मल्लिका को बताते हैं कि कालिदास का नाम अब बदल चुका है, उनका नया नाम है आर्यमात्रगुप्त। और अब आर्यमात्रगुप्त यानी कालिदास कश्मीर का शासन संभालने के लिए जा रहे हैं। कालिदास कश्मीर का शासन संभालेंगे अब। दोस्तों थोड़े टाइम के बाद में मातुल के साथ प्रियंगु मंजरी वहाँ पर आती हैं। वो मल्लिका की खूबसूरती को देखकर प्रभावित होती हैं। मल्लिका प्रियंगु मंजरी को बैठने के लिए कहती है। प्रियंगु मंजरी कहती हैं कि मैं तुम्हें और तुम्हारे घर को देखना चाहती हूँ। कालिदास ने बहुत बार तुम्हारी और इस घर की चर्चा करी है। कालिदास जिन दिनों मेघदूत लिख रहे थे ना, मेघदूत कालिदास की एक रचना है, तो कालिदास जिन दिनों मेघदूत लिख रहे थे उन दिनों अक्सर इस जगह को याद किया करते थे। और आज इस ज़मीन ने हमें अपनी तरफ खींच लिया है, अट्रैक्ट कर लिया है और हम यहाँ पर आ गए। मैं बहुत ज़ोर देकर कालिदास को यहाँ पर लेकर आई हूँ। एक वजह यह भी है कि मैं यहाँ का वातावरण अपने साथ में लेकर जाना चाहती हूँ। कहने का मतलब ये है कि मैं इस जगह को एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। अब दोस्तों प्रियंगु मंजरी की नज़रें मल्लिका के घर में रखे बोझ पत्रों पर पड़ती हैं। देखो पहले ज़माने में कागज़ नहीं हुआ करता था, इस तरह की पेड़ की छाल होती थी और इसको कहा जाता था बोझ पत्र। और इसी पर जो कविताएं होती थी, जो ग्रंथ होते थे, उनको इसी पर लिखा जाता था क्योंकि कागज़ तो होता नहीं था। तो प्रियंगु मंजरी पूछती है मल्लिका से कि ये बोझ पत्रों पर किसकी रचनाएं हैं। मल्लिका ने बताया कि ये रचनाएं कालिदास की हैं। प्रियंगु पहले तो कहती है कि कालिदास का नाम अब मातृगुप्त है। मैं बार बार कालिदास इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, लेकिन प्रियंगु उसको करेक्ट करती है, कहती है कि अब उनका नाम कालिदास नहीं है, उनका नाम मातृगुप्त है। और फिर पूछती है कि ये रचनाएं यहाँ पर तुम्हें कहाँ से मिली। तो मल्लिका बताती है उसे कि उज्जैनी से आए व्यापारियों से उसको ये रचनाएं मिली हैं। जो बिजनेस करने के लिए आए थे ना, उज्जैनी से व्यापारी लोग आए थे, उनसे कालिदास की रचनाएं मिली हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें ये पता लग रहा है कि मल्लिका को कालिदास से कितना ज़्यादा लगाव है और वो कालिदास की हर रचना को पढ़ती है। जैसे तैसे एफर्ट करके, जुगाड़ करके उसकी रचनाओं को लेकर आती है, उनको पढ़ती है और उसके घर में कालिदास की रचनाएं हैं। प्रियंगु कहती है कि मैं समझ सकती हूँ तुम कालिदास की बचपन में दोस्त रह चुकी हो, और क्योंकि तुम कालिदास से इतना क्लोज रह चुकी हो, उसकी बचपन की दोस्त हो, तो तुम्हारा उन रचनाओं से लगाव होना स्वाभाविक है। जाहिर है तुम्हें उन रचनाओं से लगाव होगा, इतने करीब थे तुम कालिदास के। कालिदास भी जब यहाँ की ज़िंदगी की चर्चा करते हैं ना, तो वो खो जाते हैं, डूब जाते हैं यहाँ की यादों में और उनका ध्यान भटक जाता है। कई बार उनका ध्यान राजनीतिक कार्यों पर से उखड़ने लगता है। दोस्तों मल्लिका के घर की हालत बहुत ख़राब हो रही है, तो प्रियंगु कहती है कि मैं तुम्हारा घर दोबारा से बनवा दूंगी, और ये भी कहती है कि मैं तुम्हारी शादी किसी राजपुरुष से करवाऊंगी। वो मल्लिका से कहती है कि तुम अनुस्वार और अनुनासिक इन दोनों में से किसी एक को चुन लो, मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी, और अगर ये पसंद नहीं आता तो और भी बहुत सारे राजपुरुष हैं, तुम चलो मेरे साथ में, जिससे कहोगी उससे तुम्हारी शादी कराऊंगी और तुम्हारे घर को भी बनवा दूंगी। आपको याद है ना, अनुस्वार और अनुनासिक ये दोनों थोड़ी देर पहले मल्लिका के घर पर आए थे ये बताने के लिए कि थोड़ी देर बाद प्रियंगु तुम्हारे घर पर आने वाली हैं। तो प्रियंगु कहती है कि मैंने ऐवे ही नहीं भेजा था उन दोनों को तुम्हारे घर पर, मैंने जानबूझकर भेजा था ताकि तुम उन दोनों को देख लो। अगर तुम्हें उनमें से कोई पसंद आता है तो मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी। और तभी मल्लिका की माँ अंबिका बीच में बोल पड़ती है। अंबिका कहती है कि ये भावना के स्तर पर जीती है। कहने का मतलब ये है कि ये लड़की दिल से फैसले लेती है, दिमाग का इस्तेमाल नहीं करती। इसके फैसलों में लॉजिक नहीं होता, इमोशंस होते हैं। अब देखो प्रियंगु ने तो कई बार कहा, बार बार कहा कि मैं तुम्हारा घर बनवा दूंगी, तुम्हारी शादी करवा दूंगी, लेकिन मल्लिका राज़ी नहीं हुई और फिर फाइनली प्रियंगु वहाँ से चली जाती है। अंबिका कालिदास पर व्यंग करती है, ताना मारती है कि कालिदास तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारी भावनाओं की कीमत चुकाना चाहता है। माँ और बेटी में बहस चली रही होती है कि तभी वहाँ पर विलोम आ जाता है और विलोम अपनी व्यंग भरी बातों से, अपने तानों से माहौल को और ज़्यादा गर्म कर देता है, आग में घी डालने का काम करता है आकर। वो कहता है कि बहुत आश्चर्य की बात है कि कालिदास ने यहाँ पर आना उचित नहीं समझा। मल्लिका विलोम से बार बार गुजारिश करती रहती है कि वो यहाँ से चला जाए, इस तरह की बातें ना करे, उसकी माँ की तबीयत ख़राब है, इस तरह की बातें करना बंद करो, यहाँ से चले जाओ। और तभी घोड़ों के दौड़ने की आवाज़ सुनाई देती है और वो घोड़ों की आवाज़ धीरे धीरे कम होती जाती है। तो कालिदास अपने काफिले के साथ में उस गांव से वापस जा चुका है और वो मल्लिका से एक बार भी मिलने के लिए नहीं आया। मल्लिका कालिदास के इस व्यवहार से बहुत दुखी हो जाती है
और दोस्तों विलोम को भी यहाँ पे दुख हो रहा है। जी हाँ, उसे इस बात का दुख हो रहा है कि कालिदास ने उसकी दोस्ती का भरोसा तोड़ दिया। अब मल्लिका के बार बार कहने पर विलोम वहाँ से चला जाता है और फिर मल्लिका ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। अब माँ तो माँ ही होती है, अंबिका को तरस आ जाता है उसके ऊपर। अंबिका कालिदास के लिए उल्टा सीधा कहती है। मल्लिका अपनी माँ अंबिका से विनती करती है कि वो कालिदास को कुछ उल्टा सीधा ना कहे, बुरा भला ना कहे। अंबिका मल्लिका को सीने से लगा लेती है और अपनी माँ में छुपकर मल्लिका सिसकने लगती है और नाटक का अंक 2 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों अब आखिरी अंक बचा है, अंक 3। बहुत जल्दी आपको पढ़ा दूंगा। आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे प्लेलिस्ट पर। आईएससी हिंदी की प्लेलिस्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही है, इसके ऊपर आप क्लिक करो। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।